अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 40 करना है, गोनेडल हार्मोन और इनके इनहिबिटर्स। अच्छा, इस चैप्टर में से इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है, एक दो इसमें हैं जो एलईक्यू में आ सकते हैं। जिस तरह होता है ना कि एलईक्यू में दो पार्ट बनाए होते हैं उन्होंने, उस तरीके से एक क्वेश्चन का है कि वो आ सकता है, और एक तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहले तो ये ब्लॉग जो पूरा इसमें यही बताया हुआ उसने कि गोनेडल हार्मोन जो है, इनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है वो किस तरह के हो सकते हैं, किन टाइप्स के हो सकते हैं। अच्छा, पहले एस्ट्रोजन है, फिर उसका जो अगेंस्ट होगा एंटी एस्ट्रोजन हो गया और आगे प्रोजेस्टेरिन और फिर एंटी प्रोजेस्टेरिन, एंड्रोजन्स और फिर एंटी एंड्रोजन्स। इसी तरह फिर इनके अगर हम इधर पढ़ भी लेते हैं, the gonadal hormone include the steroids of the ovaries and testes. Because of their importance as contraceptives, many synthetic estrogen and progestins have been produced. क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए यानी कि एंटी प्रेगनेंसी ड्रग्स के तौर पे यूज़ किया जाता है इन हार्मोन्स को, इसलिए इनको सिंथेटिकली जो है डेवलप करना इनका एक इनकी बहुत मेजर जो है इनकी इम्पोर्टेंस है मेडिकल। अच्छा, these include synthesis inhibitor, receptor antagonist, and some drugs with mixed effects. Mixed agonists with estrogenic effect are called selective estrogen receptor modulators. Synthetic androgen including those with anabolic activity are also available for use. ये हम आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि एंड्रोजन वाला जो है ना टॉपिक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो वो हमने डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, a diverse group of drugs with anti-androgenic effect is used in the treatment of prostate cancer, benign prostatic hyperplasia in men, and androgen excess in women. ठीक है, ये आपने इसका जो है वो पूरा बॉक्स में ये कि कौन से ड्रग्स हो सकते हैं, किन टाइप्स के हो सकते हैं, ये कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आने, यहाँ है प्रोजेस्टेरोन। ये जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बिल्कुल सुपरफिशियल सा आपने करना है, कोई इसको ज्यादा डीपली नहीं करना। अच्छा, लेकिन पढ़ लेना एक दफा सारा फिर भी। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन इज द मेजर प्रोजेस्टेरोन इन ह्यूमन। अच्छा, यहाँ तो उसने ये बताया हुआ है कि ये हम जो है, एक तो पहली बात कि प्रोजेस्टेरोन जो है मेजर है, और दूसरी बात ये कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि अगर एक पेशेंट है उसमें नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो हम उसको ऑरली एच आरटी का क्या मतलब है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा ये वजाइनल क्रीम के तौर पे भी अवेलेबल होता है, और उसके अलावा जो है इसकी बता रहा है कि सिंथेटिक जो है, जाहिर बात है सिंथेटिक आप तभी डेवलप कर रहे होते हैं ना जब आपको उसकी बायो अवेलेबिलिटी अपने बेहतर बनानी होती है उस ड्रग की, ताकि वो बेहतर तरीके से जाके अंदर अब्जॉर्ब हो सके और अपना इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से शो कर सके। उसके बाद उसने बताया कि ये जो है 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन जो है कंपाउंड्स डिफर प्राइमरीली इन देयर डिग्री ऑफ एंड्रोजेनिक इफेक्ट, मतलब एंड्रोजेनिक इफेक्ट जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें जो सिंथेटिक है उनमें जाहिर बात है जो भी ड्रग्स होंगी डेवलप, उनमें कुछ ना कुछ उनके इफेक्ट्स में फर्क होगा। तो वो ये बता रहा है कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं इनमें इनकी जो डिग्री ऑफ एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स है, अब आपको पता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है इसमें डिफरेंसेस आते हैं। अच्छा, उसके बाद ओल्डर ड्रग्स, और अच्छा ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स पे आए। इफेक्ट्स अब क्या है सब, ये तो आपको आपने मेरे ख्याल में 9th-10th में बायोलॉजी में पढ़ा हुआ था कि प्रोजेस्टेरोन जो है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे इसका मेजर जो है रोल होता है। जो दूसरे प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं वो स्टेबलाइज तो कर रहे होते हैं एंड्रोमेट्रियम को, लेकिन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में उनका कोई रोल नहीं होता, या सपोर्ट नहीं कर रहे होते वो। अच्छा, उसके बाद progesterone do not significantly affect plasma protein, but they do have effect on metabolism of carbohydrates. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म होगा उस पे इनका इफेक्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो उसके अलावा स्टिमुलेट दी डेपोजिशन ऑफ फैट, फैट की डेपोजिशन करवाना किसी ऑर्गन में किसी जगह पे, वो उसमें भी ये स्टिमुलेशन करवाते हैं।
High doses suppress gonadotropin secretion and often cause an ovulation in women. मतलब कि एग प्रोडक्शन जो है उसको सुप्रेस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गोनेडोट्रोपिन जो उनकी सिक्रेशन है उसको ये इसकी हाई डोजेज जो है सप्रेस कर देंगे और अल्टीमेटली फिर वो प्रोडक्शन नहीं होगी उसकी। क्लिनिकली अब हम इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रोजेस्टेरोन्स को, जैसे उसने पहले जो ऊपर हमने इंट्रोडक्टिव बॉक्स में पढ़ा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पे इनको यूज किया जाता है इन हार्मोन्स को, या तो अकेले इनको यूज करें या फिर कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, ठीक है। दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन with estrogen in HRT to prevent estrogen induced endometrial cancer। अब जो एंडोमेट्रियल का कैंसर है यानी एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है यानी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसमें अगर कोई कैंसर है एंड्रोजन इंड्यूस्ड तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ये बायोसिम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोजेस्टेरोन इज यूज्ड इन असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मेथड टू प्रमोट एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। वही बात के वो किस तरीके से अपना मेंटेनेंस में रोल प्ले कर रहा होता है। ये आपने जो है ना बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा उसको जो है ना ओवरव्यू कर लेना है। उसके बाद ये जो है ना आगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन आइदर ए कॉम्बिनेशन, वही बात कि अकेले भी हम यूज कर सकते हैं एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन को, या इन दोनों को इकट्ठा इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, अच्छा उसके बाद उसने बता दी कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये किन किन प्रिपरेशन में अवेलेबल हो सकते हैं। ऑरल पिल्स, ऑरल यानी टैबलेट्स वगैरह की फॉर्म में, इंजेक्शंस, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स हो गए, ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए, वजाइनल रिंग्स हो गई या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गए। इन सब से जो है ये सब जो है प्रिपरेशंस हैं या मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं थ्रू विच यू कैन गेन कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, ठीक है। उसके अलावा फिर 3 types of oral contraceptive for women are, अच्छा, combination estrogen progesterone tablets that are taken in constant doses throughout the menstrual cycle। तो यानी menstrual cycle में आप throughout जो है उसको फीमेल को लेना पड़ेगी कौन सी टैबलेट, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स हैं, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, इसके अलावा कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन in which progestin and estrogen dose or both changes during the month। अच्छा, अब ये है कि इसमें जाहिर वाली जो कॉम्बिनेशन में तो उसके हिसाब से जो है वो प्रिपरेशन लेते हैं, मतलब कि जो पूरे मंथ में जो उसके चेंजेस आ रहे हैं हार्मोनल उसके हिसाब से वो उसको मेंटेन करेगा। और प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रिपरेशन, यानी मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि ये दो तरह से यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है कि या तो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं आप या फिर अकेला उसको भी प्रोजेस्टेरोन को यूज करते हैं इस इफेक्ट के लिए, तो वही उससे यहाँ बता दें। उसके बाद है पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी जो आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स उसके बाद टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी जो लेनी पड़ती है कॉन्ट्रासेप्टिव, वो उनकी बात कर रही है, यानी ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इन्हें कहते हैं, emergency contraception prevent pregnancy if administered within 72 hours after unprotected intercourse। उसके बाद अब ये जो बताने लगे कि oral preparation जो है इसकी containing a progesterone alone, estrogen alone और in combination, यानी वो तीनों तरीके से उस तरीके से ये ली जा सकती है। ये बात मैं समझती हूँ 3 दफा इसी पूरे पैराग्राफ में बता दी गई है किस किस तरीके से ले सके। अच्छा, आगे उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रिपरेशन कॉज ए फ्यूअर साइड इफेक्ट देन एस्ट्रोजन कंटेनिंग प्रिपरेशन, ठीक है। तो अब ये है कि ज्यादातर या तो प्रोजेस्टेरोन ओनली वाली ली जाती हैं या फिर वो जो कॉम्बिनेशन होता है उनकी ली जाती है, क्योंकि साइड इफेक्ट जो हैं वो ये एस्ट्रोजन कंटेनिंग प्रिपरेशंस के ज्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, काम किस तरह करने हैं, किस तरीके से अपना एक कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। अब जाहिर बात है इन्होंने
जो इनका प्राइमरी एक्शन है ये तो यही है ना, ओवुलेशन में जो है इन्होंने उसको इनहिबिट करना है ताकि एग प्रोडक्शन ना हो और फिर आगे उनके क्या कहते हैं फ्यूजन ना हो, और उस तरीके से फिर अपना यानी कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में अपना रोल प्ले कर सकती हैं। तो एक तो काम ये हो गया प्राइमरी रिएक्शन, उसने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। इफेक्ट्स ऑन द cervical mucous gland, uterine tubes and endometrium that decrease the likelihood of fertilization and implantation। ठीक है, तो उस पे ऐसे इफेक्ट्स होंगे इन सब चीजों पे कि उसकी फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग उसको कम करेगा, उसके लाइक्लीहुड को, यानी कि उसके होने के चांसेस को कम करेगा, और इम्प्लांटेशन यानी उसकी जो जब फ्यूजन हो गई है तो उसको इम्प्लांट जो होना है यूट्रस में उसको भी, उसके लाइक्लीहुड को भी कम करेगा, यानी उसके होने के चांसेस भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन ओनली एजेंट डू नॉट ऑलवेज इनहिबिट ओवुलेशन एंड इंस्टेड एक्ट थ्रू द अदर मैकेनिज्म लिस्टेड। ठीक है, अब जो प्रोजेस्टेरोन ओनली है ना, ये जो वो कह रहा है कि ये जो एग प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट नहीं करेगा हमेशा, बल्कि ये ज्यादातर दूसरे मैकेनिज्म जो उसने बाद वाले बताए हैं ये हमें कि ये इनके थ्रू इस तरीके से इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये काम करे। उसके बाद the mechanism of action of postcoital contraceptives are not well understood, जो हमने बाद में जिक्र किया था, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज की जाती हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कोई अंडरस्टूड नहीं है, वेल अंडरस्टूड नहीं है। अच्छा, उसके बाद है when administered before LH surge they inhibit ovulation। ठीक है, अगर ये जो इनकी बात कर रहे हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कि LH सर्ज से पहले अगर उनको एडमिनिस्टर कर लिया, यानी जिस तरह उसने ऊपर बताया था 72 और जो है वो ड्यूरेशन है उसके अंदर जो है वो लेने हैं तभी वो इफेक्टिव होंगे। दे आल्सो अफेक्ट सर्विकल म्यूकस और ट्यूबुलर फंक्शन एंड एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, अब क्लिनिकल इनके यूजर या बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या हैं? अब एक तो हाइपोगोनेडिज्म में यूज हो सकता है टू प्रिवेंट एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। उसके बाद combination of hormonal contraceptive and progestin are used to treat acne। जो आपको पता है एक्ने जो हार्मोनल रिलेटेड एक्ने हो रही होती है अक्सर लोगों को, उनमें भी ये यूज की जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें क्या हो रहा होता है कि हेयर जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो रही होती है। अच्छा, और उसके बाद डिस्मेनोरिया में क्या हो रहा था कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, मतलब कि एक स्किप हो जाए अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, मतलब कि मेंसेस स्किप हो जाए तो उसको कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस में क्या हो रहा था कि जो होता टिश्यू ग्रोथ नॉर्मल है लेकिन वो आउटसाइड द यूट्रस हो रहा होता है, कोई मतलब यूट्रस की तरह का टिश्यू होते हैं, उसी तरह की टिश्यू लाइनिंग्स होती हैं, लेकिन वो आउटसाइड द यूट्राइन जो है उसकी यूट्रस जो है उससे आउटसाइड उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो एबनॉर्मल ही हुआ ना वो, तो उसकी ट्रीटमेंट में भी ये यूज किया जा सकता है। users of combination hormonal contraceptives have reduced risk of ovarian cysts। जो ओवरियन जो सिस्ट होते हैं उनका, और जो कैंसर होते हैं जो यूट्रस या एंडोमेट्रियल रिलेटेड होते हैं उनका जो है इनमें यूज करते हैं। इन कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको यूज किया जाता है इन सब चीजों के लिए कि उनका रिड्यूस किया जा सके रिस्क होने में, जिस तरह के बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया। और इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या होता है कि यूट्रस, जो आपको पता है यूट्रस जो मेन एरिया है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी होती है, लेकिन इन सर्टेन केसेस जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है वो जो है उसमें क्या होता है अदर देन यूट्रस कहीं पे इम्प्लांटेशन हो रही होती है और वो एबनॉर्मल है और वहां पे सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं फीटस के, तो ज्यादातर वो जो है मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके चांसेस को भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद उसने बता दिया है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनमें भी ये
इनके रिस्क को भी रिड्यूस करने में या उनके इंसिडेंस होने में कमी करता है। उसके बाद ने जो टॉक्सिसिटी बताई है उसमें यही बताया कि वो जो है डोज रिलेटेड है। अच्छा, the incidence of dose dependent toxicity has fallen since the introduction of low dose combined oral contraceptives। अच्छा, अब अगर टॉक्सिसिटी में हम इसके मतलब बात करें कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक तो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये ब्लड कोगुलेशन में इंटरफेरेंस करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे? The major effect of combined hormonal contraceptive relate to the action of the estrogenic component on blood coagulation। ठीक है, there is a well documented increase in the risk of thromboembolism events, जो कि आपको पता है क्या क्या कर सकते हैं जब भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी और थ्रोम्बस से अगर वो एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो चुका है तो वो तो और ज्यादा डेंजरस हो चुका है। जो हमने उसमें भी पढ़ा था, अनस्टेबल अंजाइना में पढ़ा था कि जब थ्रोम्बस बन गया तो वो किस तरह जाके आगे ब्लॉक कर देगा और फिर आगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज कर देता था। तो ये सारी उन्हीं चीजों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। In older women smoker, women with personal or family history of such problem, women with genetic defects that affect the production और फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, जिनमें पहले ही अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर की मतलब जो ससेप्टेबल है कि उनमें ये कर सके, ये टॉक्सिसिटी आ सके, तो उनमें ये चांसेस हैं कि उनमें मेजरली कोगुलेशन के डिसऑर्डर्स आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द यूजेस ऑफ दीज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है इसका होने के चांसेस इन ड्रग्स की वजह से होने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू कि जो प्रेगनेंसी से इसके चांसेस हो सकते हैं इन वुमेन में, जो उन्होंने जिसका जिक्र किया कि ये वाले जो ये जो कैटेगरी है, ये जो क्राइटेरिया है बताया कि उसने, जिनको या तो वो स्मोकर हैं या फिर उनको फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, तो उनकी वजह से जो है अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं तो उनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो तो सकती है, लेकिन उसके चांसेस इन ड्रग की वजह से होने के चांसेस कम है as compared to that imposed by pregnancy। उसके बाद जो टेबल है ना 40.1, इसमें से आपने सिर्फ ये 3 करने जो मैंने आपको पढ़ाए भी है ना वही इसने यहाँ पे दोबारा लिखे हुए। ऑरल है, उसके बाद पेरेंटल है और फिर है पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये तीनों करना है। ठीक है, उसके बाद जो हम टॉक्सिसिटी ही पढ़ रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर का भी जो है उसके भी एविडेंस है कि इन ड्रग्स को लेने से जो है उसका क्या होता है, रिस्क ज्यादा हो जाता है। That the lifetime risk of breast cancer in women who are current or past user or of hormonal contraceptives is not changed, but there may be an early onset of breast cancer। मतलब onset जो है उसका जल्दी हो सकता है, यानी इनिशिएट वो जल्दी हो सकती है अगर वो कोई पेशेंट जो है वो ससेप्टेबल है उससे। अच्छा, अदर टॉक्सिसिटी में क्या है, द लो डोज combined oral and progestin online contraceptive cause significant breakthrough bleeding, especially during the first few months of। अच्छा, अब ये है कि उनमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और इसके अलावा ये है कि नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस या हेडेक, स्किन पिगमेंटेशन, डिप्रेशन, ये सारे उसके जो है उसने ओवरऑल जो उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट जो है वो बता दिए हैं, जो ज्यादा या क्रॉनिक यूज करने से हो सकते हैं। अच्छा, preparation containing older more androgenic progestin can cause weight gain, acne, hirsutism, and the high doses of estrogen in estrogen containing, जो एस्ट्रोजन वाले होंगे, जाहिर बात है एस्ट्रोजन containing जो पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगे उनमें जब हाई डोजेस होगी एस्ट्रोजन की तो वो फिर आपको सिग्निफिकेंट नॉजिया भी कॉज कर सकती है। ये जो था ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आपने दोनों के लिहाज से तैयार करने वाला क्वेश्चन। उसके बाद आगे जो है ये एंड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अच्छा, एंड्रोजन जो है ना इसमें ये है कि
testosterone or and related androgen are produced in testes, the adrenal and to small extent the ovaries. ठीक है, ये उसने बता दी कि कहाँ कहाँ उसकी प्रोडक्शन हो रही है. उसके बाद testosterone is synthesized by progesterone and dehydroepiandrosterone in the plasma. टेस्टोस्टेरोन इज अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये प्लाज्मा में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. अब ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. इसने उसके जब भी इसने प्लाज्मा में होना है ना, इसने उसके साथ बाइंड पार्टली बाइंड फॉर्म में होना है या बाउंड फॉर्म में होना है. ठीक है. अच्छा, अब आगे क्या है, the hormone is converted in several organs. अब यहाँ पे इसने टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म में ही होना है और एक प्रोटीन के साथ बाइंड होना है जो उसको जिस तरह के इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, उसने उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है टू डिफरेंट ऑर्गन्स. जब वो अपने किसी जहाँ पे उसने जाना था जिस ऑर्गन में, वो चला जाएगी, टेस्टोस्टेरोन चला जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है उसकी कन्वर्जन हो जाएगी एक और केमिकल में जिसको कहेंगे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, which is active hormone in those tissue. अब ये जो है ये एक्टिव है उन टिश्यूज में, यानी एक्टिव क्यों कह रहे हैं, यानी कि उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ रैपिड. अच्छा, अब ये है कि इसको हम ऑरली क्यों नहीं देते, क्योंकि इसका रैपिड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए हम इसे ऑरली नहीं देते, इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं या ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में ज्यादातर देते हैं. उसके बाद many androgen have been synthesized in an effort to increase the anabolic effect without increasing the androgenic effect. यानी कि उनके एनाबॉलिक इफेक्ट्स को बढ़ाने के लिए और उनके एंड्रोजेनिक इफेक्ट को जो है ना वहीं पे रखने के जितने उनके नेचुरली हैं सिंथेसाइज किया गया. लेकिन लेबोरेटरी टेस्टिंग में तो यही हमें शो हुआ कि उनमें जो था इंक्रीज रेशो हुई, मतलब कि एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा हुए एज कंपेयर टू एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स. तो हमने उसको नाम तो उसको दे दिया कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, लेकिन जब ह्यूमन लेबोरेटरी में हमें टेस्टिंग में यही शो हुआ कि उनके जो है ज्यादा एनाबॉलिक इफेक्ट्स आ रहे हैं. लेकिन जब ह्यूमन पे जब उनको यूज किया गया तो वो जो था उनका यहाँ पे लिखा हुआ all the so-called anabolic steroids have the full androgenic agonist effect when used in human. तो लेबोरेटरी टेस्टिंग में तो हमें ये आया, लेकिन जब ह्यूमन में हमने यूज किया तो हमें उसके जो थे वो नहीं फर्क पता लगा कि यार ये तो हमने एनाबोलिक इसको किया था, लेकिन इसके तो स्टिल एंड्रोजेनिक इफेक्ट जो है वो कम्प्लीटली आ रहा है. अब क्या है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होता है. अब आपको पता है ये स्टीरॉयड हार्मोन है सारे. अब स्टीरॉयड हार्मोन का मेरे नहीं ख्याल कि हमने भी वो जर्नल फॉर्मा वाला पढ़ा है, अभी एक चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद वाले हमने पढ़ने हैं वो नोट से पढ़ने हैं. अब तो उसमें ना आप एक चैप्टर में होगा यकीनन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लिपिन कॉर्ड से, उसमें तो था ये कि जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ना 3-4 तरह के होते हैं कि किस तरीके से. एक तो हमने जो ये आयन चैनल वाले पढ़े हुए हैं और ये जी कपल्ड वाले पढ़े हुए हैं. एक तीसरी टाइप होती है जो स्टीरॉयड हार्मोन के लिए, उनका क्या होता है, उनका मेम्ब्रेन्स के ऊपर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, उनके रिसेप्टर्स होते हैं सेल के अंदर, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स उसको कहते हैं. तो वो क्या होता है जब आता है ना कोई उसका एगोनिस्ट आता है, जिस तरह यहाँ पे ये हार्मोन जो है ये उनके एगोनिस्ट है, तो वो उस सेल के अंदर जाएगा, उधर जो साइटोसोल में जो रिसेप्टर पड़ा होगा जो फ्रीली उधर, जिस तरह मेम्ब्रेन में तो हम पढ़ते हैं ना वो बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर धंसे होते हैं, वो जो होते हैं साइटोसोल में फ्रीली घूम रहे होते हैं जिस तरह और ऑर्गेनेलीज होती हैं उसी तरीके से. अब जब हार्मोन जाएगा उसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, उधर कम्प्लेक्स बनाएगा, और जब कम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर वो उसको जो है न्यूक्लियस में लेके जाएगा, और न्यूक्लियस में लेके जाके उधर जाके फिर जीन एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी मॉड्यूलेशन करेगा, अपने मुताबिक जो है चेंजेस लेके आएगा. तो यहाँ पे वही बताया हुआ उसने कि ये जो एंड्रोजन, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन है. अब आपको वहां जिस समय ये बताने का मकसद ये था कि स्टीरॉयड हार्मोन से ही आपको पता लगना चाहिए कि स्टीरॉयड हार्मोन है तो इसके रिसेप्टर स्टीरॉयड रिसेप्टर होंगे तो वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, वो मेम्ब्रेन्स पे नहीं होते. तो वो अंदर जाके फिर उधर कम्प्लेक्स बनाएगा और फिर जो है न्यूक्लियस में जाके जीन को टारगेट करेगा. अच्छा, उसके बाद इफेक्ट्स अगर पढ़े
अब क्या है कि मेल में जो है is necessary for the development of male fetus and infant and is responsible for major changes at puberty. puberty में मतलब कि उसकी जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जब आपने नोट भी किया होगा, वो बहुत जो है आवाज का भारी होना या मसल्स जो हैं वो उनकी थोड़ी ग्रोथ होना या स्किन डार्क होना या हेयर ग्रोथ होना, फेशियल हेयर ग्रोथ या मसल मास ज्यादा होना, ये सब जो है ये मेल कैरेक्टरिस्टिक एट प्यूबर्टी जो है ये कौन करवा रहा होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो जब प्यूबर्टी हो गई उसके बाद इसका क्या रोल रहेगा? उसके बाद ये है कि इसने मेंटेनेंस करनी है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मेल में, यानी फर्टिलिटी और लिबिडो। ठीक है, इन दोनों में इसने अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करना है, यानी अपना रोल प्ले करना है। उसके बाद इट ऑल्सो एक्ट ऑन हेयर सेल टू कॉज मेल पैटर्न बाल्डनेस। ठीक है, तो यानी टेस्टोस्टेरोन जो है ये जो बाल्डनेस होती है ये इसकी वजह से भी हो सकती है, जो जिसको आप कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। ठीक है, उसके बाद जो कुछ एज 40-50 प्लस के बाद होने लग जाती है। अच्छा, the major effect of androgenic hormone in addition to development and maintenance of normal male characteristics is an anabolic action। जो हम तब से पढ़ रहे हैं कि वो बात कर रहा था कि एनाबोलिक हमने बढ़ाने हैं हम एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स को, ये जो हमने ऊपर पढ़े ये थे सारे एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। अब वो बात कर रहे हैं एनाबोलिक इफेक्ट्स की। ठीक है, जो एनाबोलिक इफेक्ट्स में क्या है कि दैट इन्वॉल्व मसल साइज या मसल स्ट्रेंथ। अब आपने ये अक्सर सुना होगा वो जो ये हमारे क्रिकेटर्स वगैरह हैं जो स्टीरॉइड्स लेते हैं और फिर बाद में उनको जो है वो निकाल दिया जाता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो अलाउ नहीं है। वो ले क्यों रहे होते हैं उसको? वो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं, मसल मास बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे उसने यही बताया, ये इसका कौन सा इफेक्ट है? एनाबोलिक इफेक्ट है, एनाबोलिक एक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने नोट भी की होगी, जब आपकी ब्लड रिपोर्ट आपने कभी करवाई हो तो उसमें आप देखोगे मेल के ज्यादा होते हैं ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, और फीमेल के कम होते हैं उसकी रेंज जो होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है मेनली जो है वो मेल में ज्यादा होता है। तो अब वहां पे ये एक मेजर रीजन है कि वहां पे क्यों ब्लड सेल जो रेड ब्लड सेल है उनकी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड। अच्छा, एंड नाइट्रोजन बैलेंस बिकम मोर पॉजिटिव। testosterone also help maintain normal bone density। अब bone density का मतलब कि जो बोन की स्ट्रेंथ होती है या उसकी जो एक जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस में कहते हैं हम कि उसकी डेंसिटी कम हो गई है, बोन जो है पोरस हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो अब जब उसकी मेंटेनेंस करेगा तो जाहिर बात है ये भी एक जो एथलीट्स होते हैं उनको एक एडवांटेज हो रहा है कि उनकी मेंटेन रह रही है बोन की डेंसिटी, उनको स्ट्रेंथ एक मिल रही है। अच्छा, क्लिनिकली इसको हाइपोगोनाडिज्म में यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद ये वही के स्टिमुलेट करने के लिए रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को इंसर्ट एनीमियाज एंड टू प्रमोट वेट गेन इन पेशेंट विद वेस्टिंग सिंड्रोम, यानी कि जिनमें प्रोटीन वेस्ट हो रही होती है या अदर न्यूट्रिएंट वेस्ट हो रहे होते हैं, जैसा 8 पेशेंट्स बता रहे थे, तो उनमें वेट लॉस को जो है ओवरकम करने के लिए हम ये वेट गेन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दी एनाबोलिक इफेक्ट हैज, अच्छा वही बात जो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लॉइट किया जाता है इन इफेक्ट्स को, एनाबोलिक इफेक्ट्स को बाय एथलीट्स कि वो मसल स्ट्रेंथ वगैरह के लिए और उसके लिए यूज करते हैं और परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करने के लिए, क्योंकि वो बोन डेंसिटी को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब टॉक्सिसिटी में क्या है? टॉक्सिसिटी में ये है कि अगर फीमेल में ये जो है ये हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाए या करवा किसी थेरेपी ली या उसमें ज्यादा हो गया तो उसमें मेल कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे और उसके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो सारा इरेगुलर हो जाएगा। और इसके बाद अगर
वो फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, फीटस में, जो फीटस अगर फीमेल है तो उस फीमेल फीटस में भी वही वाले इफेक्ट आएंगे, यानी उसमें भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलप होने के चांसेस हो जाएंगे। तो उसके अलावा ये कि अगर मेन में ये यूज किया जाए तो वहां पे क्या है, वहां पे फीमेल लाइक या उसके जो है ओवरडोजेज की वजह से जो उसके इफेक्ट्स आएंगे उसमें यही हो सकता है कि एनलार्जिंग ऑफ ब्रेस्ट हो सकता है, या टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो सकता है, या इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यही है कि अगर एनाबॉलिक इफेक्ट्स की बात की जाए कि एनाबॉलिक इनके जो ज्यादा लेने से इनके जो एनाबॉलिक इफेक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं, वो यही है कि जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद लिवर के जो एंजाइम्स हैं उनमें जो है जब इंक्रीज आ जाएगा, आपको पता है कि लिवर के एंजाइम जो है वो मेजरली किस चीज में इन्वॉल्व है, उन्होंने रेगुलेशन करवानी है ना, जो मेटाबॉलिज्म है हो रहा है, जो ड्रग्स आ रही हैं, जो और भी सब्सटेंसेस हैं उनको मेटाबोलाइट करवाना है सब कुछ, तो उनमें जब एलिवेशन उनकी हो जाएगी। उसके अलावा कि जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी जो है वो ये कॉज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, ये जो था जो एंड्रोजन है काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपने इसकी समरी में से जो है ना प्रोजेस्टिन ही करना है, सिर्फ इसकी समरी में से, और नहीं कुछ करना यहाँ से भी, क्योंकि ये हमने शॉर्ट उधर भी मैंने आपको बताया था कि ये बस एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको ओवरव्यू करना है, तो बेशक वहां से कर लें या यहाँ से कर लें, बेहतर है एक दफा वहां से भी रीड कर लें और यहाँ से जरा उसको अच्छे से याद कर लें।